Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Sarish Tariq and I'm your chief mentor of IMM OBG exams, and I'm mentoring IMM students specifically for the last 4 years. और मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही है कि आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन माई ओन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेटअप in Peshawar, and I recently shifted from Saudi Arabia. I worked there for 3 years as consultant gynecologist. So today briefly we will discuss about the orientation regarding the our crash course past paper series session. So first we will discuss about the IMM books. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि IMM के लिए बुक्स क्या पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जो कोर्स बुक्स हैं जो मैं अभी अपने थेरी कोर्स के स्टूडेंट्स को भी करा रही हूँ, तो वो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो बेसिकली EBM ड्यूहर्ट्स के इंपॉर्टेंट चार्ट्स और 10 टीचर्स और गाइडलाइंस की समरीज से ही बने हुए हैं। और जिन लोगों ने थेरी का कोर्स नहीं लिया हुआ, ख़ुद तैयारी की हुई है, तो उनके लिए भी यही है कि ये आपकी बेसिक बुक है। सबसे जो आपकी मेन बुक है वो EBM है। इसके अलावा ड्यूहर्ट के आपने इंपॉर्टेंट चार्ट्स करने हैं, जो समरी चार्ट्स हैं, ठीक है। हर चैप्टर के एंड में सारे चैप्टर्स वहाँ से नहीं करने, IMM के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने ड्यूहर्ट से कोई चैप्टर करने भी हैं, ठीक है, तो वो आपकी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ठीक है। और इसके अलावा फिटल मेडिसिन का यूनिट आ जाता है, PCOS आ जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ से आप कर सकते हैं। और इनफर्टिलिटी 10 टीचर्स बहुत ही बेसिक बुक है। वी यूजली डोंट रिकमेंड इट फॉर द IMM एग्ज़ाम, क्योंकि 10 टीचर्स बहुत ही एक बेसिक बुक है, MBBS के लेवल की बुक है। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने पास टाइम है और आपका बेसिक नॉलेज वीक है, तो फिर आप एक दफ़ा गो थ्रू करो, लेकिन आपकी मेन बुक EBM ही होनी चाहिए। हाउएवर EBM में बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेटेड नहीं है, क्योंकि गाइडलाइंस न्यू आती रहती हैं। वो अपने लेक्चर्स में तो मैं डालती रहती हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने थेरी का कोर्स नहीं लिया हुआ, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि आपने फिर अपडेटेड गाइडलाइंस करनी है। और जो मेरे थेरी के स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेटली गाइडलाइंस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे लेक्चर्स मैंने ऑलमोस्ट गाइडलाइंस EBM से और ड्यूहर्ट से बनाए, और कुछ चीज़ें मैंने शॉर्ट से भी दी हुई हैं, ठीक है। MCQ की बुक्स आपकी जो मेन बुक्स हैं वो प्री टेस्ट लैंग है, ठीक है, ये तो आपने करनी है। और जो अभी हमारा कोर्स होगा क्रैश कोर्स में, लैंग के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और प्री टेस्ट के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। इसके अलावा विलियम के सिलेक्टेड MCQs जो मैंने खुद सेलेक्ट किया ऑब्स और गायनी के सेक्शन से, ठीक है, वो मैं आपको इसमें कराऊंगी। अच्छा, वो किसी एक स्पेसिफिक एडिशन से नहीं है, ठीक है, वो पुराने न्यू ओल्ड सब एडिशन से। बेसिकली जो एक्चुअल CPSP रिकॉल्स है मैंने बड़ी खुद एक मेहनत करके वहाँ से लिए हैं, और उसको बताया कि ये विलियम से ही लिए गए हैं, ठीक है। विलियम आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ने जो खुद भी करनी है सेल्फ स्टडी के लिए, वो लैंग और प्री टेस्ट ही करनी है। पास पेपर्स की जो है वो बुक्स मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन मैं खुद मेरा जो अपना पूल है वो मैं अपने जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एक दिन पहले सारा पेपर सेंड करती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स में होता है वो सारा पेपर, वो खुद एक दफ़ा उसको रीड आउट करते हैं, और नेक्स्ट डे जो है वो जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है कि मैं मतलब लॉन्ग ऑडियो वीडियो लेक्चर्स पास पेपर्स की बजाय मैं MCQ टू MCQ लाइक 10 to 20 MCQs हैं उसकी ऑडियो सेंड करती हूँ, और नीचे सारे रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बाकी जो है पेपर का आपका पैटर्न आपको ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता है कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 100 MCQs होते हैं, ठीक है। और दोनों पेपर 2 आवर्स के होते हैं, और दोनों पेपर के लिए आपको कंबाइंड 75% स्कोर करना ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। सो आपके पास गलती करने का मार्जिन फिर भी होता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करके गलती का मार्जिन कम करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम सोच रहे होते हैं एग्ज़ाम के दौरान कि ये हमारा MCQ बिल्कुल ठीक है, कभी कभार हम उसको सही तरह इंटरप्रेट नहीं करते और उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। सो ये एग्ज़ाम जो है ना, एक तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पे भी है, ठीक है, आपने किस तरह क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपने स्ट्रेस फ्री होके जाना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी टिप्स होते हैं। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास दिस एग्ज़ाम, ठीक है। आपकी जो प्री एग्ज़ाम आपके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ड्यूरिंग एग्ज़ाम क्या होनी चाहिए, और पोस्ट एग्ज़ाम क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। तो आपने जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले भी बुक लेके बैठे हों, जो आई नो 80% स्टूडेंट्स के हाथ में बुक्स होती है, ठीक है। तो उस टाइम रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पेपर की 1 और 2 के दरमियान में जो ब्रेक होते हैं उसमें भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कभी भी डिस्कस मत क्या करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार आपको कह देते हैं कि आपने MCQ गलत किया, तो आप वो अगला पेपर भी अपना सारा ख़राब कर देते हो, तो ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अपनी रात की नींद पूरी करनी है आपने, ठीक है। और एक पेपर से 1 दिन पहले 8 बजे के बाद बुक को हाथ नहीं लगाना। हाँ, और सुबह आपके पास टाइम है और आपको टेंशन हो रही है, तो इंसिडेंसेस टाइप चीज़ें जो है ना वो आपको एक रिवाइज़ करनी है, ठीक है। ओके,
अच्छा, ये आपके जो आईएमएम का सीपीएसपी का सिलेबस है, ठीक है, उसमें ये होता है कि जो गायनाकोलॉजी है वो 30% होती है, ठीक है, और इसमें जो आपके मेन टॉपिक्स होते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, स्पेशली इंटरसेक्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, सॉरी आउटफ्लो ट्रैक हो गया, यूरोजेनिटल हो गया। अच्छा, यूरोगायनी इसमें जो है ना बहुत बेसिक आती है आप आईएमएम के लेवल पे। इस तरह एमेनोरिया इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोटिज्म, यूरिज्म, पीसीओ बहुत कॉमन है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, पेल्विक इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, और पीएमएस, डीयूबी, डिसऑर्डर्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, स्पेशली एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जीटीजी एंड देयर मैनेजमेंट। इस तरह मीनोपॉज, एचआरटी, इस तरह पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, यूवी प्रोलैप्स, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारी प्री एंड पोस्ट ऑप जो असेसमेंट्स होती हैं, एचएसजी क्या है, अल्ट्रासाउंड की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये सारे 30% वेटेज बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 30% भी अच्छा खासा इसमें अक्सर क्वेश्चन दे देते हैं। और आजकल जो आईएमएम के आ रहे हैं ना, उसमें जो इन 30% गायनी में से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो गायनी वाले पोर्शन को आपने जो है वो ऐसा नहीं सोचना कि ये आईएमएम का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्शन, एचएमबी, ये सारे टॉपिक आते हैं अब, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आजकल लास्ट 2 to 3 ईयर्स में देना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, वो फिस्टुला हो गया, एंडोस्कोपी, ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी। ऑन्कोलॉजी जो है वो आईएमएम का पार्ट नहीं है, वो उसका कोर्स नहीं है, ठीक है। कभी कभार 200 में से कोई एक आदम सीक्यू आ जाता है एंडोमेट्रियल सी सर्विक्स पे। वो भी मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपने 100% बाकी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं तो आप ऑन्कोलॉजी को छोड़ भी सकते हो। एक आदम सीक्यू आ गया, लेकिन अगर आपने बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट छोड़ दी और आप ऑन्कोलॉजी के पीछे पड़ गए तो फिर आपकी बाकी चीज़ें कवर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जो ऑन्कोलॉजी होती है फिर एफसीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीपीएस और एफसीपीएस के लिए। ओके, ऑब्स्टेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 70% होता है इसमें। नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर पर प्यूरम है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर पर प्यूरम है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप जितने भी पेपर्स उठा के देखिए, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सारी आई होती हैं, डायबिटीज़, थायराइड, एंडोक्राइन, सीवीएस, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, तो ये तो लेबर जो है ना, दिस इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ आईएमएम एग्जाम, चाहे टोक्स हैं चाहे थेरी हैं, ठीक है। फोर्सेप वैक्यूम, ब्रीच एक्सट्रैक्शन, शोल्डर डिस्टोर्शन, सी सेक्शन, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग। इसके अलावा एपिजोटमी, पेरिनियल टीयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर्वाइकल टीयर, रप्चर्ड यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, एपीएच, पीपीएच, सारे आपके तकरीबन 70 एमसीक्यूज इनमें से घुमा फिरा के वो देते हैं। एपिडेमियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट 2 to 3 ईयर्स से, लास्ट टाइम का जो अगस्त 2023 का उसमें एपिडेमियोलॉजी इतनी नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले एपिडेमियोलॉजी आती रहती है, जिसमें केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, ठीक है, और ट्रायल्स के बारे में वो पूछते हैं। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी का जो पार्ट है ना वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, एपिडेमियोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम अपने कोर्स में या हम जब पढ़ते हैं तो हम बेसिक पढ़ते हैं कि एटलीस्ट हम मेटा एनालिसिस या केस कंट्रोल या कोहर्ट या ऑब्जर्वेशनल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कर लें। बात होता है एपिडेमियोलॉजी में से एक आध क्वेश्चन बहुत वो डिफ़िकल्ट भी देते हैं, ठीक है। सो बायोस्टैटिस्टिक्स भी हम करेंगे, उसके जो मेन सारे टॉपिक्स हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ये सारे भी इसके पार्ट हैं। अब डिस्कस करते हैं कि वैसे हमारा यूजुअल यही है कि 28 नवंबर टू 5 फेब तक कोशिश करेंगे, अगर उससे 31 जनवरी तक भी हो जाए, अगर दरमियान में आप लोग, क्योंकि हमने हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट हम इकट्ठा ही लेके चलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट साथ साथ अपने रिवीजन भी करें, क्योंकि आप लोगों ने पास पेपर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पास पेपर्स करने हैं, ठीक है। आपको दरमियान में जो ब्रेक दिया जाएगा, फ्लैश कार्ड ग्रुप का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपने साथ साथ में अपनी थ्योरी भी रिवाइज करनी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका एक टेंटेटिव प्लानर है। वाई आई एम कॉलिंग इट टेंटेटिव प्लानर, क्योंकि कभी कभार डेट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हमारा ये मेन चीज़ें इंशाल्लाह 2 months और 5-6 days में कवर हो जाएंगी। तो 28 नवंबर जैसे कल है, तो मैं 2014 आईएमएम का पेपर एक सेंड करूँगी। फॉर एग्जांपल अब देखिए, हर ईयर के 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है ना। एक आपका होता है अगस्त में, एक होता है फेब में। तो एक दिन एक पेपर, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे अल्टरनेट डे पे दूसरा पेपर हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह 3 to 4 days में एक पेपर होगा हमारा। इसके अलावा जैसे 29 को मॉक टेस्ट है, तो वो साथ में मॉक टेस्ट का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि बेसिकली क्रैश कोर्स या पास पेपर सेशन के 5 मेन ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल या रजिस्टर हो रहा है, वो सारे ये 5 ग्रुप्स के जो है ना वो एक्सेस है उसके पास। इनमें से एक मेन ग्रुप तो आपका होगा पास पेपर्स का ग्रुप होगा, ठीक है, जिसमें सारे पास पेपर सीक्वेंस में सेंड किए जाएंगे एज़ पर प्लानर, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरा ग्रुप मॉक टेस्ट का होता है। मॉक टेस्ट जो होता है वो इस तरह से होता है कि वो मैं उनकी स्क्रीनशॉट मेन डिस्कशन ग्रुप में डाल देती हूँ, स्टूडेंट्स अपनी कीज़ भेजते हैं और फिर मॉक टेस्ट के ग्रुप में मैं मॉक टेस्ट की की सेंड करती हूँ। तीसरा ग्रुप आपका होता है डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप का मेन मकसद यही होता है कि अगर आप कोई पेपर फॉर एग्जाम्पल हमने 2014 का किया है जिसमें आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी है या आप कोई अपनी तरफ से रेफरेंस सेंड करना चाहते हो तो वो हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि देखिए कीज़ कैसी बनाई जाती हैं, कीज़ रेफरेंसेस से बनाई जाती हैं, ठीक है। और रेफरेंस के बगैर जो की होती है, जो ये कहता है कि इसकी की ये है बस इसको मान लो, उस बात को आपने नहीं मानना, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे MCQs होंगे जिनकी रेफरेंसेस नहीं होंगी, वो हम डिफरेंट गूगल पे स्टडीज़ करके फिर उनकी की खुद बनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट सारे MCQs की कीज़ मिल जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पास पेपर्स करने का मकसद ये नहीं है कि पास पेपर को रट्टा मारो इसी में से ही आएगा। बिलीव मी, मैं इतने सालों से IIM के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है कि वो अगर आपको फॉर एग्जांपल 2022 के पेपर में अगर सेम MCQ अगर आपसे वो नेक्स्ट का पूछेगा, ठीक है, कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो अगले साल वही सेम MCQ बेस्ट करके पूछेगा कि सिंगल बेस्ट बताएं या मोस्ट अप्रोप्रिएट बताएं। तो एक कीवर्ड चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मेन एम ये है कि पास पेपर्स करने का मकसद ये है कि आप की जो बैकग्राउंड थ्योरी है उसका नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई APH का क्वेश्चन आप पास पेपर करो तो आपको APH का क्वेश्चन मिल जाते हैं, PPH का, तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड ये बात है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि मैंने इस टॉपिक को तो अच्छी तरीके से करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वाड प्रोलैप्स हो गया, यूट्राइन इन्वर्जन हो गया, ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं ना, ठीक है। तो आपको आइडिया होता जाता है कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा इस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होते हैं, MCQs रिपीट होते हैं, लेकिन आप 100% जो है वो सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो। आपको बैकग्राउंड थ्योरी का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर APH का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वो कुछ और उसमें थोड़ी चेंजेस कर ले, तो जब तक आपका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा तो सिर्फ की का रट्टा मारने से पेपर पास नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना वो हम ये नहीं कहते कि हरफ आखिर है और एक हमने उस पर स्टैंप लगा दी है। की को CPSP वाले जो है वो ये सबसे, क्योंकि फिर तो पेपर ना हुआ ना, मतलब अगर आपने बिल्कुल वही उठा के दे दिया, वो करते यही है कि वो कीवर्ड चेंज कर देते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कभी कभार बायोस्टैटिस्टिक्स या एपिडेमियोलॉजी का क्वेश्चन एक दफ़ा नहीं है तो अगली दफ़ा वो दे देते हैं। अब जो 2023 का पेपर अगस्त का भी था और जो फेब का भी था, तो वो ज़्यादा 2022 के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। तो ये लक की बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही रिपीट हुए थे और कुछ उन्होंने चेंज करके दिए हुए थे। और जब आपको लग रहा होता है कि पेपर बहुत आसान है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें से रिपीट हुई हैं, और जब आप पेपर सॉल्व कर भी रहे हो और आपको ऐसा फीलिंग आती है, फिर भी क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ें, बार बार पढ़ें कि कहीं उन्होंने कीवर्ड तो नहीं चेंज कर दिया, ठीक है, वो पूछना क्या चाह रहा है मुझसे। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये साइड बाय साइड आप लोगों को पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने तीसरा आपको डिस्कशन ग्रुप बताया। फोर्थ जो है वो आपका लैंग प्री टेस्ट विलियम का है, उसमें लैंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्री टेस्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर और विलियम के मैं इंपॉर्टेंट MCQs कराऊंगी, ठीक है। ये मेन जो है वो ग्रुप है। और सबसे फिफ्थ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप, उसमें आप समझें कि पूरी ऑब्स एंड गायनी का जो है ना वो समरी है। और बिलीव मी कि इन ग्रुप्स को बनाने में जो है वो, जैसे स्पेशली फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप में, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है हमारी, एक जगह से रेफरेंसेस कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठे करना, ठीक है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप का कि एंड पे आप साथ साथ जब रिवीजन करोगे ना, तो अगर आप सिर्फ वो ग्रुप भी 2-3 दिन बैठ के कर लो तो आपकी पूरी ऑब्स एंड गायनी रिवाइज हो जाएगी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थ्योरी तो एक पूरा सेशन है ना, लेकिन फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप में आपको जस्ट मेन पॉइंट्स टू द पॉइंट जो MCQs आए हुए हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप्स हैं, सबको इसकी एक्सेस होती है। जो भी क्रैश का कोर्स में आता है उन सबको इन 5 ग्रुप्स की एक्सेस दी जाती है, ठीक है। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं 2014, 15। देखिए इस तरह 15 के भी 2 पेपर्स होंगे, ठीक है, तो वो हम 4 डेज़ में कर लेंगे। और प्री टेस्ट, अच्छा इनमें मैंने लैंग का नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन लैंग का इन बिटवीन जो आपके ब्रेक वाले डेज़ होंगे उनमें मैं लैंग के चैप्टर्स कराऊंगी, वो भी 16 to 17 है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। ये फिर फ्लैश कार्ड इन डेज़ पे भी होंगे, रैंडम भी सेंड किए जा सकते हैं। तो ये IIM 2018 का पेपर है, फिर 19 का है, और उसके अलावा जनवरी में हम करेंगे 20, 21, 22 और 23 के पेपर्स, ठीक है। 31 को या अगर पॉसिबल हुआ तो उससे पहले भी मैं आपको 23 अगस्त का पेपर करा दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यही है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13,000 है। रिपीटर्स चाहे वो किसी भी ईयर के रिपीटर हैं, ठीक है, मैंने सबके लिए
ये सब रिपीटर्स के लिए 9000 है, ठीक है। और वो इतना डिस्काउंट एटलीस्ट डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और जो हमारे थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8000 है। और ये रजिस्ट्रेशन की जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो 0334052118 पे। अच्छा, ये सारे फीडबैक्स हैं लास्ट अगस्त 2023 के स्टूडेंट्स के, और ये पढ़ लें एक दफ़ा। मैं इन फीडबैक्स को ज़्यादा मोटिवेशनल पर्पसेस के लिए पोस्ट करती हूँ, ठीक है, कि एटलीस्ट जब ये स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी होप्स को हाई रखें और अल्लाह से दुआ करें। आपकी अपनी एफ़र्ट्स, आप अगर सही तरह टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि पास ना हो सके, ठीक है। तो ये सारी मोटिवेशनल फीडबैक्स हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात लाइव सेशंस की, तो लाइव सेशंस आईएमएम के स्टूडेंट्स के लिए मैं कम ही रिकमेंड करती हूँ, और जब ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली आई विल डू। रीज़न अगेन वही है कि आईएमएम के स्टूडेंट्स क्योंकि ट्रेनिंग चल रही होती है, जॉब होती है, वो एट अ टाइम नहीं इकट्ठे हो पाते, तो वो फिर मोस्टली यही कहते हैं कि मैडम हमें आप रिकॉर्डेड सेशन दे दें। तो मोस्टली जो सारे हैं, चाहे लैंग है, प्री टेस्ट है, विनियम है, ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस ही होते हैं, ठीक है। और पास पेपर्स तो मैं वैसे भी MCQ टू MCQ कराती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक पास पेपर सेंड किया तो 20 मैं लिख दूँगी क्वेश्चन नंबर 1 to 20, और फिर उसके नीचे जो है वो रेफरेंसेस, ठीक है। जब ऑडियो में उनकी कीज़ को डिस्कस कर लेंगे तो फिर नीचे सारे उससे रिलेटेड रेफरेंसेस हैं। तो अगर आपके पास कोई MCQ बुक नहीं भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को मैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा MCQ बुक में भी कंफ्यूज रहते हो, तो अगर आप ये, क्योंकि पेपर तो सारे इससे भी हो जाएंगे, और ये पूल बेसिकली जो है वो हम डिफरेंट सोशल मीडिया से लेते हैं, बल्कि ये स्टूडेंट्स ही हमारी हेल्प करते हैं, पेपर वही दे के आते हैं, वही हमारी पूल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप लोगों को मैं एक टिप दे देती हूँ कि जब भी आप फॉर एग्जांपल मेरे साथ, अगर आप फॉर एग्जांपल 2014 अप्रैल का पेपर कर रहे हो, तो एक छोटी सी डायरी लो और उसके ऊपर लिख दो कि अप्रैल 2018 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंटर्स में वो नोट कर लो। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप अल्टीमेटली एंड पे देखते हो ना, कि मतलब सारी जब रिवीजन करने लगते हो, तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है उसमें।